वंदे मातरम रिपोर्टर लाइव में आपका स्वागत है। देश से लेकर दुनिया तक राजनीति के गलियारों की खबर, हर उस बड़ी खबर पर हमारी पैनी नजर है। हमारे इस कार्यक्रम में शहर शहर से रिपोर्टर जुड़ेंगे, जिन पर हम बड़ी जानकारी लेंगे और बड़ी अपडेट लेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। इसके अलावा जम्मू श्रीनगर से अजहर हुसैन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है राजकुमार। सबसे पहले आपके पास आते हुए देखिए, एक सीसीटीवी फुटेज भी आज सामने आया है, जो करंट सबसे पास का जहां पर यह हादसा हुआ था, अचानक से ब्लास्ट होता हुआ वहां पर नजर आ रहा है। क्या कहेंगे इस पर? और देखिए, कई कनेक्शंस भी यहां पर अब खुल के सामने आ रहे हैं। आतंकवादी हमला सरकार ने भी इसे घोषित कर दिया है। देखिए सोनिया, ये जो प्रकरण है, इस प्रकरण का जो जांच है, जिस तरीके से ये जांच आगे बढ़ रही है, स्वाभाविक तौर पर इसमें नए तथ्य आएंगे। हम लोग कल भी बात कर रहे थे, हम लोग कल भी इस पर डिस्कस कर रहे थे, और मैं इस बात को कल भी दोहरा रहा था कि इसमें एक चीज़ जरूर तय है कि जो ब्लास्ट हुआ है, इस ब्लास्ट में सबसे पहली जो चुनौती है वो ये है कि उमर नबी जो इस कार को चला रहा था, क्या वो इसके अंदर था या किसी और शख्स को उसने इसमें प्लांट किया। क्योंकि 3.5 घंटे एक गाड़ी के अंदर बैठे रहना किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत जो असहज होता है। इस बात को विशेषज्ञ भी मानते हैं कि यदि किसी गाड़ी के अंदर विस्फोटक भरा हुआ है और उसमें कोई आदमी 3.5 घंटे तक वेट कर रहा है, तो स्वाभाविक तौर पर या तो वो मानसिक रूप से बिल्कुल आत्मघात के लिए बिल्कुल तैयार है, और या फिर उसे कहीं ना कहीं इतना डर है, इतना भय है कि यहाँ से निकलने के बाद उसके साथ कुछ भी हो सकता है। 3.5 घंटे के दौरान किस किस के साथ बात हुई, वो किससे मिलने गया, क्योंकि इस तरीके के कुछ क्लिप भी, इस तरीके के वीडियो भी सामने आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस के लाल किला और जामा मस्जिद के आसपास के जो 1000 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे हैं, उन सीसीटीवी कैमरों की सघन चेकिंग के लिए 100 से ज़्यादा विशेषज्ञों की टीम दिल्ली पुलिस ने तैयार की है, और वो मिनट टू मिनट, सेकंड टू सेकंड ये पता करने का प्रयास कर रहे हैं कि ये गाड़ी किस समय पार्किंग में पहुंची, उसके बाद पार्किंग के अंदर से कोई आदमी व्यक्ति निकला तो वो व्यक्ति कहां कहां पहुंचा। इस तरीके के वीडियो भी सामने आ रहे हैं कि उमर नबी इस गाड़ी के अंदर से निकला और निकलने के बाद उसने फोन पे किसी से बात भी की। तो स्वाभाविक तौर पर इसके जो तार हैं वो तार आगे जुड़ रहे हैं, और ये जिस तरीके से भारत सरकार ने कल सीसीएस की मीटिंग हुई, सीसीएस की मीटिंग के बाद निर्णय लिया गया कि इसको आतंकी घटना माना जाएगा, लेकिन तकनीकी तौर पर इसमें जरूर एक कुछ तथ्य सामने आते हैं, क्योंकि जितने लोगों ने हमला किया है वो हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हिंदुस्तान की सरजमी पे निवास करते हैं, लेकिन जैशे मोहम्मद के समर्थक थे। इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि 10 दिन की जो इन्वेस्टिगेशन हुई, एक पोस्टर लगा पहलगांव में, उस पोस्टर के साथ साथ जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ी, वो वहाँ से गुजरात और गुजरात से फरीदाबाद हरियाणा का जो इलाका है उस तक पहुंची। तो स्वाभाविक तौर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का बहुत महत्वपूर्ण इलाका फरीदाबाद माना जाता है, और अभी भी इसमें कुछ भी कहना सरकार की तरफ से जल्दबाजी होगा, क्योंकि एनआईए जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और अगर हम पीछे अतीत के उसको भविष्य को उठा के देखें तो ये इन्वेस्टिगेशन थोड़ी धीमी चलती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग होती है, और इस पर तमाम तरह के जो विशेषज्ञ, जो टॉप मोस्ट अधिकारी हैं, उनकी टीम बनाई गई है। उनकी टीम लगातार उसकी जांच कर रही है, और कड़ी से कड़ी जोड़कर इसकी पूरी एक केस डायरी तैयार होगी। तो बहुत लंबा समय इसमें इन्वेस्टिगेशन में लगेगा, लेकिन सरकार किसी भी तथ्य को खाली छोड़ देना नहीं चाहती है। इसलिए आपने देखा होगा सरकार की तरफ से कोई भी बयान, अभी तक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया है, क्योंकि कोई भी बयान जल्दबाजी में जांच को प्रभावित कर सकता है। ये जिस तरीके की गतिविधि हुई, अगर उसमें देखें तो 10 घंटे पहले एक गिरफ्तारी फरीदाबाद से होती है, और उस गिरफ्तारी की जानकारी उमर नबी को लगी, और उमर नबी 10 घंटे बाद ये ब्लास्ट कर देता है या करा देता है। ये भी अभी कहीं ना कहीं जांच के घेरे में है। तो स्वाभाविक तौर पर ये जांच आगे बढ़ रही है, और लगातार आगे जो गतिविधियां हैं वो चलेंगी, क्योंकि देश के बहुत जिम्मेदार जो अधिकारी हैं, उन अधिकारियों ने इसका जिम्मा संभाला है, और इसमें तमाम तरह की 80 से ज्यादा टीमें सोनिया इस समय पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक काम कर रही है। बिल्कुल कोई भी इलाका ऐसा नहीं है। आने वाले दिनों में जो चांदनी चौक है उसके आसपास सघन चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। 50 से ज्यादा संदिग्धों को, जो सीसीटीवी कैमरे हैं, जो सीसीटीवी फुटेज है, जो 3 जिसको हम कह सकते हैं, क्योंकि कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता, तो उसके अंदर से जो तथ्य निकल के आ रहे हैं, ये जांच लगातार आगे बढ़ रही है, और इसमें तकरीबन 2000 से ज्यादा
अगर बात करें तो 2000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी बिल्कुल प्रत्यक्ष और पूरे अप्रत्यक्ष देश रूप भर से में इसमें इनके काम कर कनेक्शन रहे फैले हैं। हुए हैं। तमाम अभी जितने भी जो एनआईए की देश टीम है वो छापेमारी हर जगह कर रही है। जम्मू कश्मीर से अजहर भी हमारे साथ जुड़े हैं, इसके अलावा देहरादून से उपेंद्र सिंह राणा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी ज्यादा जानकारी ले लेंगे। लेकिन सबसे पहले अजहर आपके पास आते हुए, अजहर क्या कुछ अपडेट है जम्मू कश्मीर से, और खासकर इस खबर को लेकर जो दिल्ली में धमाका हुआ है उसको लेकर क्या कुछ खबरें हैं? 12 डॉक्टर्स को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ जारी है, क्या कुछ अपडेट इसको लेकर आया है अभी? देखिए सोनिया, जिस तरीके से हमारे संवाददाता जो दिल्ली से थे राजकुमार सर, मैं उसको थोड़ा सा ऐड करने की यहाँ पे करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ इसी न्यूज को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट के बाद में हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सीआई की विंग भी काफी अलर्ट मोड में दिखाई दे रही है और जगह जगह पे छापामार कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। और इसी सिलसिले में अगर हम बीते दिन की बात करें तो बीते दिन भी जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से तकरीबन 500 के ज्यादा जो लोकेशंस है वहां पे दबिश दी गई, छापामार कार्रवाई की गई, तलाशी की गई और कहीं ना कहीं दिल्ली ब्लास्ट को रिलेटेड जो है ये सारी जो प्रक्रिया है वो चल रही है। और इसी सिलसिले में अगर आज दिन के हवाले से बात करें, जो काउंटर इंटेलिजेंस विंग की जानिब से, सीआईकी की जानिब से आज जम्मू कश्मीर में पर्टिकुलरली घाटी में तकरीबन जो है 13 लोकेशंस पे ये दबिश दी गई और कहीं ना कहीं खंगाला जा रहा है कि किस तरीके की गतिविधि हो रही है, या पर्टिकुलरली जो OGWs है या आतंकी है और उनके खिलाफ जो है कड़ा रुख यहाँ पे इख्तियार किए हुए। और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसी ने भी लोगों से अपील की है, चूंकि कल भी जो LG मनोज सिन्हा ने जो लोगों से अपील की है कि अगर कहीं पे भी कोई भी मिलता है या ऐसे कोई तत्व है जो है देश के प्रति जो है कोई भी नेगेटिव सोच रखता है तो उस हवाले से जो है वो तुरंत जो है इंतजामिया को वो मुतल्ला करे। तो इस हवाले से लगातार जम्मू कश्मीर में भी इस हवाले से काफी यहाँ पे सक्रिय है सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से अगर आप बात करें। दूसरी जानिब से जो DNA का मसला था, जो कल भी पूरे दिन, चूंकि ये जो मसला है ये काफी संवेदनशील मसला है, इसको न कि नेशनल बल्कि इंटरनेशनल एजेंसियां भी इसको पूरी तरीके से वॉच कर रही है। और इस हवाले से जब DNA का टेस्ट जो सामने आया, जो कि डॉक्टर उमर नबी के जो मां है उनसे लिया था, वो मैच हो गया। चूंकि जब शव मिले वहां से और शव के जो लेग थी उससे वो मैच किया गया, तो ये कंफर्म हो गया कि ये जो वाहन चालक था, ये जो गाड़ी चला रहा था, ये डॉक्टर उमर नबी है। और इस हवाले से काफी सारे डॉक्टर्स को भी जो यहाँ पे हिरासत में लिया गया है, क्वेश्चनिंग के लिए लिया गया है, न कि सेंट्रल कश्मीर बल्कि साउथ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर, तमाम जगहों से जो है पूरी तरीके से प्रक्रिया चल रही है। और कहीं ना कहीं इस पूरे ब्लास्ट की यहाँ पे तहकीक भी यहाँ पे पूरी तरीके से जारी है। और दूसरी जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेस भी अलर्ट मोड पे है। अगर हम दूसरी खबर की अगर हम बात करें, टंगडार के जो कपवार के टंगडार के जंगलात में भी रिसेंटली जो पुलिस और बाहर सिक्योरिटी फोर्सेस यानी BSF की जानिब से एक खुफिया रिपोर्ट मिली थी और उसके आधार पे उन्होंने इस इलाके को पूरी तरीके से घेराव किया। और इस घेराव के दौरान जो है एक मवादा खेज जो है वहां से जमा किया गया, तकरीबन जो 6 ग्रेनेड जो है वो जब्त कर लिए गए। हालांकि उसके बाद में बम डिस्पोजल स्क्वाड भी पहुंचे और इस तरीके से इस वाकये की वहां पे उन्होंने नवियत ली और इस तरीके से वहां पे 6 ग्रेनेड को बरामद किया गया। और कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्स का मानना है कि बड़े हादसे को यहाँ पे भी टाला गया है और कहीं ना कहीं इलाके को से मौसरा लिया गया है। और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार सर्च अभियान और जो है ऑपरेशन, एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन लगातार जारी रखे हुए हैं। अगर मौसम के हवाले से बात देखा जाए तो जितना जो विस्फोटक सामग्री अभी तक बरामद हुई है उससे यही पता लगता है कि बड़ा जो आतंकी हमला करने की फिराक में थे उसे नाकाम किया गया है एजेंसियों की तरफ से। जो बड़ी सफलता यहां पर कहा जा सकता है कि एक बड़ी सफलता हासिल जरूर की है। दिल्ली में दहलाने की कोशिश थी और भी जो जगह थे, मुंबई में भी इसको एक विस्फोट करने की वहां पर भी इन्होंने कोशिश की थी, हालांकि वहां पर उनकी कोशिश नाकाम हो गई है। पल्लवी भी हमारे साथ जुड़ गई है दिल्ली से, हमारी संवाददाता। और उपेंद्र आपके पास आते हुए पहले, उपेंद्र क्या कुछ जानकारी है उत्तराखंड से? क्या कुछ अलर्ट वहां पर रखा गया है इसी को लेकर जो ये मामला है दिल्ली में, और उत्तराखंड में अभी किस तरह की स्थिति बनी हुई है? देखिए, दिल्ली बम धमाके के बाद जो है पूरे उत्तराखंड को में अलर्ट जो है वो किया गया है। जिस तरीके से लगातार पुलिस प्रशासन की जो टीमें हैं वो लगातार फ्लैग मार्च जो है वो कर रही है। कल देर शाम भी जिस तरीके से देहरादून पुलिस की ओर से जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, रेलवे स्टेशन और जो जिस तरीके से जो बस स्टेशन है, उन जगहों पर जो है वो फ्लैग मार्च जो है वो किया गया है और सभी को अलर्ट पर रहने के दिशा निर्देश जो है वो किया गया है। और लगातार पुलिस
जो है, जिस तरीके से जो बम डिफ्यूज दस्ता है और डॉग स्क्वाड की जो टीमें हैं वो लगातार भीड़ भाड़ वाले जगहों पर जो है लगातार गश्त जो है वो कर रहे हैं और सभी से जो है वो अपील कर रहे हैं कि कहीं पर भी कुछ भी संदिग्ध अगर कोई देखा जाता है तो उसमें जो है वो जल्द से जल्द पुलिस को जो है वो उसकी सूचना जो है वो दें। उसको लेकर जो है वो लगातार अलर्ट जो है वो किया गया है। और हालांकि अभी अगर स्थिति अगर देखा जाए तो जो बॉर्डर्स वाले जो क्षेत्र हैं, क्योंकि कई ऐसे क्षेत्र हैं जो यूपी बॉर्डर से जो है जुड़े हुए हैं, जो हिमाचल बॉर्डर से जो उत्तराखंड और नेपाल बॉर्डर से जो क्षेत्र जुड़े हुए हैं, उन जगहों पर भी चौकसी जो है वो बढ़ा दी गई है। जिस तरीके से बीएसएफ की जो टीमें हैं उनको भी आज बॉर्डर्स एरियाओं पर जो है वो तैनात किया गया है। वहां पर भी पूरी तरीके से निगरानी जो है वो की जा रही है। किसी प्रकार की कोई घुसपैठ जो है वो उत्तराखंड में ना हो, उसको लेकर भी पूरी तरीके से चौकसी जो है वो बनाए हुए है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरीके से लगातार वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार अधिकारियों को जो है वो निर्देश दिए गए हैं कि खास तौर पर जो बॉर्डर्स हैं वहां पर जो है वो चौकसी बनाएं, क्योंकि वहां पर से कोई घुसपैठ जो है वो उत्तराखंड में एंट्री ना कर सके। उसको लेकर जो है पुलिस प्रशासन से लेकर बीएसएफ की जो टीमें हैं उनको जो है वहां पर तैनात जो है वो किया गया है और सभी को लगातार गश्त करने को लेकर जो है वो कहा गया है। उसी के चलते जो है अलग अलग जगहों पर, अलग अलग जनपदों में जो खासतौर पर जो काफ़ी बड़े जनपद हैं, चाहे देहरादून की बात की जाए, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, जहां पर जो है बड़े हादसे होने की आशंका ज़्यादातर होती है, तो उन जगहों पर सबसे ज़्यादा गश्त जो है वो पुलिस प्रशासन की ओर से जो है वो लगाई जा रही है। देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर सहित तमाम जगहों पर जो है पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से जो है चौकसी बनाए हुए है, वो लगातार जो है वो गश्त कर रही है। दूसरी बड़ी खबर की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से कांग्रेस के पार्टी हाईकमान ने उत्तराखंड में नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर गणेश गोंदियाल को जिम्मेदारी दी और जिस तरीके से उसके बाद से अब कांग्रेस में जिस तरीके से फिर से जो है गुटबाजी जो है वो नजर आने लगी है और कई लोगों ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से इस्तीफा भी दे दिया है। यह इस्तीफा हालांकि जिला अध्यक्षों के पद जो बांटे गए हैं उसको लेकर जो है किच्छा के जो विधायक हैं तिलकराज बेहड़ के बेटे सहित 11 पार्षदों ने जो है कांग्रेस से जो है वो इस्तीफा जो है गणेश गोंदियाल को सौंप दिया है। उनका ये मानना है कि जो हिमांशु गावा है वो उससे पहले भी जो है जिलाध्यक्ष के पद पर रह चुके हैं और उसके बावजूद दोबारा से उनको जो है जिलाध्यक्ष का पद जो है वो दिया गया है। उनका ये कहना है कि प्रदेश प्रभारी की ओर से जिस तरीके से वो वहाँ पर आई थी, उन्होंने रायशुमारी भी ली और उसके बाद जो है दोबारा से जो है हिमांशु गावा को जो है उस पद को दिया गया है। तो उनका ये मानना है कि जब उन्हीं को यह पद दिया जाना था तो उसके लिए प्रदेश प्रभारी की ओर से जो है क्यों रायशुमारी जो है वो कार्यकर्ताओं से, नेताओं से जो है वो ली गई, जिसको लेकर नाराजगी जो है वो पूरी तरीके से देखने को मिल रहा है। बिल्कुल उपेंद्र, और यही वजह है कि कांग्रेस के अंदर जो अंतर्कलह चलती है, हर बार इसी का जो खामियाजा है वो इलेक्शन में उनको भुगतना पड़ता है। गुटबाजी हमेशा से देखने को मिली है उत्तराखंड में कांग्रेस के अंदर और उसी को सॉल्व करने की कोशिश भी जो आला कमान है कांग्रेस की, उन्होंने काफी बार कोशिश की है लेकिन वो नाकामी रहते हैं और एक बार फिर से ये नतीजा है कि एक बार फिर से गुटबाजी वहां पर देखने को मिल रही है। प्रशांत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं ब्यूरो चीफ अयोध्या से। प्रशांत, क्या कुछ जानकारी है, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा इस समय अयोध्या की अगर बड़ी खबरों की बात करेंगे तो 25 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचेंगे राम मंदिर के ध्वजारोहण कार्यक्रम में। साथ ही साथ भव्य राम मंदिर जो शिखर सोने का बना उस पर ध्वजारोहण के साथ साथ जो और भी 6 मंदिर है उन पे भी कार्यक्रम किए गए, उन पे भी ध्वजारोहण किया जाएगा। और आपको बता दें जो करीबन 8000 से ज्यादा लोगों को इसमें आमंत्रित किया गया और साफ तौर पर जो आसपास के जिले हैं उनको मुख्य तौर से निमंत्रण दिया गया है, चाहे वो सोल्जर्स हो गए, जो प्रधान लोग हो गए और जिस लोगों का राम मंदिर में किसी ना किसी तरीके सहयोग रहा हो, जिस लोगों का उसमें योगदान रहा हो, उन सभी को भी न्योता जाना शुरू हो गया है। अभी मेल से और व्हाट्सएप से जाना शुरू हो गया और कुछ दिन बाद बाय पोस्ट भी उनके पास लोगों पहुंचेगा। वहीं आपको बताना है कि बड़ी खबरों की बात करेंगे तो इसके अलावा जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था उसको लेकर अयोध्या में अगर बात किया है तो राम मंदिर में खुफिया एजेंसी लोग ने जब जायजा करना, सारी चीजें पूछताछ करना शुरू किया, सूत्रों से पता लगा अयोध्या में भी उनका कुछ ऐसा हादसा करने का कहीं ना कहीं सोच थी। वहीं पे अगर बात करें अयोध्या की तो अयोध्या में राम मंदिर वैसे भी सेंसिटिव एरिया है, 500 वर्षों को इंतजार था भव्य राम मंदिर बनकर तैयार होने का। उसके बाद से अयोध्या में सेफ्टी सिक्योरिटी वैसे बढ़ा दी गई थी, जहां पर राम मंदिर है वो उसके
बाहर परिसर में येलो जोन एरिया है, वहां पे पहले से बैरिकेटिंग कर दी गई थी। हर जगह पुलिस बल हमेशा तैनात रहती है, वो चाहे कोई त्योहार रहे या ना रहे। और उसमें बिना पास की, जो येलो जोन पास है, जो स्थायी निवासी पास है, उनके पास के अलावा अंदर नहीं जाने देते हैं। वही अगर बात करें रेड जोन एरिया की, जो राम मंदिर के अंदर परिसर है, वहां पे हमेशा निगरानी की जाती है। अगर वहां पे कोई वहां से बाहर से फोटो भी खींचे तो उनको रोक दिया जाता है, उनसे पूछताछ करना शुरू कर दिया जाता है। आम जनमानस को किसी प्रकार की कोई दिक्कतें ना, उसके लिए पुलिस बल पहले से भी तैनात है। वहीं पर जो बाहर से यात्री आ रहे हैं उनके कार को चेकिंग की जा रही है। जो यहाँ पे होटल है जिसमें उसमें यात्री रुकने आ रहे हैं, उनकी भी चेकिंग की जा रही है, कि जिस वजह से आम जनमानस को और अयोध्या में ऐसी कोई भी हादसा ना हो सके जैसा दिल्ली में हुआ। वही आपको बताएं, तीसरी बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह आज अयोध्या पहुंचे और उनका 13 दिन का यहां से अयोध्या के सरयू से लेकर प्रयागराज के संगम तक का एक 200 किलोमीटर की रैली निकल रही है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो उन्होंने मोदी पे तीखे सवाल करते हुए दिखाई दिए कि जो यहाँ पे ब्लास्ट हुआ उसमें प्रधानमंत्री भूटान में है, और तो वहीं पे आप बीजेपी के जो स्थायी विधायक है उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि ऐसे समय पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, उसमें उनको देश के हित में बोलना चाहिए। और दूसरी बात, जो लोग अयोध्या नहीं आना चाहते थे, आज वो भव्य राम मंदिर बनकर तैयार होने के बाद आज उनको प्रभु श्री राम जो वहां संगम के आचमन करने के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत, और विपक्ष को भी राजनीति करने से इस पूरे मामले में बचना चाहिए, क्योंकि ये बेहद संवेदनशील मामला है, जैसा कि पीएम मोदी ने भी कहा। राजकुमार, आपके पास आते हुए, देखिए राजकुमार, ये जो पूरा मामला हुआ है, जो धमाका हुआ है दिल्ली में, उसका कनेक्शन अब टर्की से भी जोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि टर्की में बैठ के साजिश रची जा रही थी। तो क्या ये मानना सही रहेगा कि क्या बाहर से बैठकर, यानी कि विदेशों से बैठकर भारत को दहलाने की कोशिश की जा रही है? देखिए सोनिया, स्वाभाविक तौर पर कोविड के बाद हम अगर इतिहास के पन्नों को पलटें तो हिंदुस्तान पूरी दुनिया में एक नई शक्ति के तौर पे उभरा है, और पूरी दुनिया को हिंदुस्तान ने ये बताने का प्रयास किया कि वो हर किसी के सुख दुख में शामिल होगा। लेकिन उसके बाद पुलवामा जैसे अटैक होते हैं, धर्म पूछ के लोगों को मारा जाता है, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर चलता है, उसमें पराक्रम दिखता है। तमाम दुनिया ने ये देखा, लोहा देखा कि अब ये हिंदुस्तान जो है बदलता हुआ हिंदुस्तान है। स्वाभाविक तौर पर अपने स्वाभिमान के साथ कहीं समझौता नहीं करेगा, लेकिन पूरी दुनिया में कई दोस्तों के साथ बहुत सारे दुश्मन भी होते हैं, और जो दुश्मन होते हैं वो अपनी दुश्मनी निकालने के लिए दुश्मन के कब दोस्त बन जाते हैं कुछ पता नहीं लगता। पाकिस्तान के साथ जिस तरीके के ताल्लुकात है, जिस तरीके की तलखी है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। जैश ए मोहम्मद एक ऐसा संगठन है कि जो संगठन पूरी दुनिया को नेस्तो नाबूद करने पर तुला हुआ है। अमेरिका हो, रूस हो, तमाम देशों में उसकी आतंकी गतिविधियां जो हैं वो लगातार चली जाती हैं, इसलिए सारी दुनिया में 40 से ज़्यादा देशों में प्रतिबंध लगा हुआ है। लेकिन हमारे देश के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है कि पढ़े लिखे लोग, जो डॉक्टर हैं, जो किसी को जीवन देने का काम करते हैं, इस तरीके के लोगों का भी, यदि पढ़े लिखे लोगों का भी अगर माइंड वॉश हो जाएगा, तो एक जो बिल्कुल निम्न तबके का आदमी है, जो बिल्कुल अनपढ़ आदमी है, उसके साथ किस तरीके की चीज़ें होंगी, तो बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और इस पे कहीं ना कहीं सरकार आने वाले दिनों में कुछ बड़े निर्णय लेगी। जिस तरीके से आपने बताया कि तुर्की के अलावा और भी जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन चलेगी, मैंने कहा ना कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये इन्वेस्टिगेशन लगातार आगे बढ़ेगी। तमाम जो परिस्थितियां हैं, वो परिस्थितियां, जो सीसीटीवी फुटेज हैं, जो ब्लास्ट हुआ है, उमर नबी किस किस से मिला, उमर नबी कहाँ कहाँ गया, 3 घंटे में गाड़ी को खड़ी करने के बाद क्या वो उससे बाहर निकला, क्या वो किसी मस्जिद में गया, इस तरीके की भी कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं। और सूत्रों के हवाले से, क्योंकि अभी पुष्ट जानकारी नहीं है, इसलिए इसमें जल्दबाजी होगा कुछ भी कहना, लेकिन वो 3 घंटे के आसपास उसने किस किस से संपर्क किया, वो सब लोग इसकी जद में आएंगे। और पूरी दुनिया, क्योंकि लाल किला इस देश का एक ऐसा स्मारक है कि जहां से प्रधानमंत्री हर 15 अगस्त को स्वतंत्रता की जो बधाई है वो पूरी दुनिया को देते हैं और एक संदेश देते हैं, एक मैसेज देते हैं। तो स्वाभाविक तौर पर एक चिंता का विषय है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जिस तरीके से आगे बढ़ेगी, हिंदुस्तान के तमाम काबिल अफसर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कल सीसीएस की मीटिंग हुई, सीसीएस की मीटिंग के बाद ये तय हुआ कि इसमें जो टीमें काम करेंगी, उन टीमों को कोऑर्डिनेट करने का काम राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार करेंगे। और उसके बाद वो गृह मंत्री, हर गृह मंत्री मतलब अमित शाह, इस पर 24 घंटे में मॉनिटरिंग ले रहे हैं, अपडेट प्रधानमंत्री को दिया जा रहा है। तो स्वाभाविक तौर पर ये इस समय बहुत बड़ा टास्क है, और इसमें बहुत सोच समझ के इस समय मुझे लगता है कि शायद आने वाले दिनों में मीडिया के लिए भी एडवाइजरी कहीं ना कहीं जारी हो सकती है। पूरे देश के अंदर 2000 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, 80 से ज़्यादा टीमें लगातार काम कर रही हैं, नए इनपुट आ रहे हैं, लेकिन कुछ भी चीज़ें, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है, केवल
पब्लिक डोमेन में केवल उतनी ही जानकारी दी जानी चाहिए जितनी मुनासिब है। लेकिन इसमें इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता, आपका सवाल वाजिब है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई शह का काम किया है, और वो शह किसने दी है ये आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर इसमें दूध का दूध और पानी का पानी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से अपने वक्तव्य में कहा है कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जिंदा लोग गिरफ्त में हैं जो नई इंफॉर्मेशन देंगे, नई जानकारी देंगे, उन जानकारियों को लगातार कनेक्ट किया जाएगा। केवल उमर नबी जानकारी या फिर लेकर उसके ये पता अंदर लगाया सहयोगी जाएगा कि इनका शायद नेटवर्क आखिर इसमें कितना हलाक बड़ा हुए है। होंगे। अजहर, आपके पास आते हुए देखिए, उपचुनाव हुए, बम्पर वोटिंग वहां पर हुई, हालांकि जो दिल्ली में धमाका हुआ उस खबर की वजह से ये खबर दब गई। देख अभी किस तरह का माहौल वहां पर बना हुआ है, कल काउंटिंग का दिन है, वोट कहां पर ज्यादा पड़े इस बार? दो जगह था, बडगाम और नगरोटा में इस बार उपचुनाव थे, तो कहां पर वोट ज्यादा हुई है इस बार? देखिए, यहाँ पे अगर बाईपोल इलेक्शन की बात करें, लगातार जो बडगाम सीट थी काफी हॉट सीट मानी जाती थी, और इसी तरीके से नगरोटा सीट भी वहां पे भी काफी कड़ा मुकाबला देखने को मिला। लेकिन जो ही जब इलेक्शन जो है स्टार्ट हुए, वोटिंग स्टार्ट हुई, और उसके बाद में जब जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें नगरोटा सीट में तकरीबन 65 के करीब जो है वहां पे वोटिंग हुई है। और इसी तरीके से अगर हम बडगाम सीट के हवाले से बात करें, तकरीबन 50% जो है वहां पे भी वोटिंग जो है वो पाल हुई है। अब कल जो है काउंटिंग है और किसके सर पे सहरा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली ब्लास्ट की वजह से जो है ये बाईपोल इलेक्शन में जो है इसको जो है सुर्खियों में न रह पाई। लेकिन दूसरी जानिब से यहाँ पे भी दोनों सीटों पे कड़ा मुकाबला देखने को मिल पा रहा है, जहाँ पे भाजपा और नेशनल कॉन्फ्रेंस और दूसरी जानिब से पीडीपी भी दावा कर रही है कि वो जो है अपनी जीत का दावा कर रही है। लेकिन आने वाला वक्त यानी अब कुछ ही घंटे बचे हैं और जिसके बाद में ये तय होगा कि किसके सर पे सहरा होगा। लेकिन फिलहाल जो है नगरोटा और बडगाम सीट में जो है जब इलेक्शन हुए थे काफी सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए थे, और किसी भी व्यक्ति को जो है पे नजर रखी जाती थी, संदिग्ध शख्स के ऊपर नजर रखी गई थी, और तमाम तर जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उन्होंने फोकस किया था। लेकिन दूसरी जानिब से अगर हम बात करें नगरोटा सीट के हवाले से, और जब ये ब्लास्ट हुआ पूरे जम्मू क्षेत्र में भी हाई अलर्ट हो गया, और उस जानिब से हमने देखा कि पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा भी किया और साथ ही साथ एडवाइस भी की सीसी फुटेज को या सीसी कैमरास को लगाने की जो वहां पे उन्होंने बात की थी। लेकिन ऑलरेडी जो दुकानदार है या जो भी बिजनेसमैन एस्टेब्लिशमेंट है तो उन्होंने ऑलरेडी जो है कैमरास जो है वो इंस्टॉल किए हैं, और पुलिस ने एक बार फिर उस इलाके में या पर्टिकुलरली रूरल इलाके और अर्बन इलाके के लोगों से जो गुजारिश की है कि वो अगर किसी शख्स को भी संदिग्ध शख्स को देखते हैं तो तुरंत वो पुलिस की तरफ जो है वो रुजू करे। तो कहीं ना कहीं जो इलेक्शन इस बात ये साफ हो जाएगी कि कल कौन जीतेगा, किस सीट पर किसके सर पर सजेगा ताज, ये कल डिसाइड हो जाएगा। उपेंद्र, आखिरी सवाल आपसे लेते हुए कम शब्दों में जवाब दीजिएगा। देखिए, जिस तरीके से गणेश गोंदियाल को अब प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है कांग्रेस की तरफ से, अंदर कलह जो शुरू हो गई है इसका खामियाजा आगे जाके भुगतना पड़ सकता है। हालांकि कोशिश पूरी कर रही है 2027 के चुनाव को जीतने के लिए कांग्रेस, लेकिन जो बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है इसका वो साफ अब नजर आने लगा है। देखिए, जो तीनों को जो जिम्मेदारी दी गई है पार्टी हाईकमान से, उससे जो है कांग्रेस में अभी तो जो है सभी तरीके से शांत जो है दिखाई दे रहा है कि सब कुछ ठीक है। लेकिन जो जिलाध्यक्षों की जो लिस्ट जो देखने को मिली है उसमें नाराजगी जो है किच्छा क्षेत्र में देखने को मिली है, यानी कि उसमें जिस तरीके से 11 पार्षदों ने नाराजगी जताई है। अब हालांकि धीरे धीरे जब कार्यकाल जब शुरू होगा, क्योंकि अभी तो पहला दिन था, जिस तरीके से उन्होंने अब जो है पार्टी में अध्यक्ष के पद पर जिस तरीके से रहा, उसके बाद जो अब जैसे जैसे दिन गुजरेंगे उसके बाद नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिलेगी कि किस तरीके से लोगों में नाराजगी जो है वो नजर आएगी। गढ़वाल और कुमाऊं की जो राजनीति यहाँ पर होती है उसमें नाराजगी जो है वो कितनी देखने को मिलती है। हालांकि अभी जो है ये जरूर कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक है, पार्टी नेतृत्व ने जो फैसला लिया है वो काफी अच्छा फैसला है, क्योंकि गणेश गोंदियाल जिस तरीके से 2021 से 22 के बीच जिस तरीके से वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे, उस समय काफी कम समय उनको मिला था, और हालांकि पार्टी विधानसभा का चुनाव हार चुकी थी। उसमें अब कई लोगों का ये मानना है कि उनको मौका मिलना चाहिए था। तो ऐसे में ये जरूर है कि वो पार्टी में एक नया जोश जरूर भरेंगे। लेकिन जहां पर गढ़वाल कुमाऊं की राजनीति और अंतरकलह की बात आती है
उसमें उसको किस तरीके से संभालने की कोशिश है, उसको किस तरीके से सामंजस्य बैठाने की कोशिश जो है गणेश गोदियाल करते हैं, ये जरूर देखने को वाली बात होगी। बिल्कुल, ये देखने साथ वाली ही बात साथ होगी। जिस तरीके से प्रशांत, आपसे आखिरी सवाल लेते हुए कम शब्दों में जवाब दीजिएगा। देखिए, अभी ध्वजारोहण का कार्यक्रम वहां पर होने वाला है, पीएम मोदी खुद वहां पर आएंगे, क्या कुछ तैयारियां इसको लेकर अभी नजर आ रही है धरातल पर? जी बिल्कुल, अगर धरातल की बात करें, जो 25 नवंबर को भव्य राम मंदिर बनकर तैयार होने वाला जो इतना बड़ा कार्यक्रम है, तो आपको बता दें नवंबर माह के मतलब अगर देखा जाए जो ये कार्यक्रम है, इसमें करीबन 8,000 से ज्यादा लोग आएंगे और परकोटे पे इनको बैठने की जगह की जाएगी। उसके जो लोग आएंगे उसमें कार्ड में साफ तौर पर लिखा है कोई तरीके का कोई सामान नहीं लेके आना, कोई साधु संत अगर आ रहा है तो उसमें त्रिशूल ऐसी कोई चीजें लेकर नहीं आना है। और उनके जो बैठने की सुविधा है उसके अलग अलग पार्ट में बांट दिया गया है। और वही आपको बता दें, राम मंदिर में जो कार्य चला था उसको लेकर बहुत गंदगियां थी, फर्श की सफाई, कई ऐसी चीजें थी, उस सभी को करते हुए हो गया। और उसके बाद जो दिल्ली में ऐसा कांड हुआ क्योंकि मोदी जी प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री वहां पहुंच रहे हैं, तो सुरक्षा व्यवस्था भी राम मंदिर बढ़ा दी गई है और अभी से उसकी निगरानी शुरू कर दी गई। कार्ड का जो वितरण है वो भी कार्य शुरू कर दिया। और उस दिन करीबन अयोध्या में जो 25 नवंबर का कार्यक्रम है, 5 दिन पहले से उसका अनुष्ठान शुरू हो जाएगा। उसको लेकर जो यहाँ पे अनुष्ठान करेंगे अनिल मिश्रा, वो उनकी धर्मपत्नी उसका अनुष्ठान करेंगी, उसको लेकर तैयारी करें। और साथ ही साथ उनके साथ जो अन्य लोग उसमें रहेंगे उनके वो भी पूजा पाठ की तैयारी शुरू हो गई है। और आपको बता दें, चंपत राय का साफ तौर पर यह भी कहना है कि जो उस दिन 25 नवंबर को जो आम जनमानस आएंगे, क्योंकि जब तक देश के प्रधानमंत्री आएंगे प्रोटोकॉल के हिसाब से उस समय राम मंदिर में उनको एंट्री नहीं करनी दी जाएगी। उस समय जो आम जनमानस बाहर से लोग श्रद्धालु आएंगे उस दिन वो ना आए। और वहीं अगर बता दें 25 नवंबर को लेकर तो तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए। वक्त